नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन में आपका स्वागत है। भूगोल के ब्रह्मांड सीरीज के अंतर अब हम लोग धीरे धीरे पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए। उसके बाद फिर ये 8 ग्रह, उसका डिटेल्स एक एक के बारे में। तो आज हम लोग अब सूर्य के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये जो है सूर्य की आकृति, एकदम भोरे भोर सूर्य भगवान ऐसा ही दिखते हैं, बल्कि इससे भी थोड़ा बढ़िया। कहता है हमारी सर्पिलाकार आकाश गंगा मंदाकिनी के 10 पर पावर 11 तारों में सूर्य भी एक तारा है, जिसके चारों ओर पृथ्वी और अन्य आकाशीय पिंड जो है वो चक्कर लगाता है। तो 2-3-4 चीज इंफॉर्मेशन निकल गया, पहले भी बता चुके हैं कि एक तो हमारी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी वो स्पाइरल है। मंदाकिनी में 10 पर पावर 11 तारे हैं, ये भी पता चल गया। और हमारा सूर्य मंदाकिनी नामक आकाश गंगा का एक भाग है। अब आइए आगे बढ़े। इसका रासायनिक संगठन क्या है? 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, 0.5% लौह समूह और अन्य भारी तत्व। ठीक है, अब देखिए इसी को कैसे आपको प्रश्न बना करके देगा। सूर्य के संबंध में निम्न में से असत्य कथनों को पहचाने। देखिए हमेशा हम आपको सवाल बदल कर दे रहे हैं। असत्य कथनों को पहचाने। ए पहला, यह मंदाकिनी आकाश गंगा का एक भाग है। यह है पहला। बी, इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रतिशत में हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन उपस्थित हैं। सी, इसमें लौह तत्व का अभाव है। देखिए यहां से उठाए, अभाव कैसे है? अभाव में 0 हो गया, ठीक है ना। सो 0.5 है। और अगर मान लीजिए कि ये सही भी हो गया, अभाव लिख दिए हैं, शून्य नहीं लिखे हैं, तो कहेंगे यहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आप देख चुके हैं कि प्रतिशत में उसका भी नाम लिया गया है। तो सूर्य के बारे में आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकता है। अब आइए, जब चूंकि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे भ्रमण करती है, इसलिए जब पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है, जिसको कि हम पेरीहीलियन कहते हैं, और ये जनवरी 3 का स्थिति है, 3 जनवरी को होता है, सबसे कम दूरी तब 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। इसीलिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। सबसे नजदीक जो है पृथ्वी से सूर्य जनवरी महीना में होता है।
लेकिन तब दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य के करीब होता है, उत्तरी दूर होता है। इतना सोच करके भगवान अपने पृथ्वी बना दी। और कहता है कि 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसीलिए हम इसको कहते हैं एपी, ठीक है ना, दूर है, अपसौर। इसको कहते हैं पेरी, उपसौर। हीलियन मतलब सूरज। और इसीलिए हम इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा के कहते हैं कि सूर्य से पृथ्वी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक तरफ 15.2 है, एक तरफ 14.7 है, दोनों जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो कहेंगे कि 15 करोड़ है। देखिए इसी पर 4 जुलाई एपीहीलियन, जुलाई से सितंबर ये जो चल रहा है ये है, सितंबर को इक्विनॉक्स, रात और दिन बराबर। अब यही पढ़ना है अंतिम अगला चैप्टर। यहां से फिर क्या हुआ, देखिए सितंबर से उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होने लगा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगा। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में सोलेस्टाइस। फिर इसके बाद देखिए पेरीहिलियन सबसे नजदीक आ गया। अब क्या होगा, फिर जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन बड़ा हो रहा था वो छोटा होने लगेगा, और उत्तरी गोलार्ध में जो रात बड़ा हो रहा था छोटा होने लगेगा। फिर इक्विनॉक्स, 21 मार्च को रात और दिन बराबर। अब फिर जो है यही एपीहीलियन, और जून 21 को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो पृथ्वी पर इक्विनॉक्स की स्थिति 2 बार आती है, 2 बार है, ठीक है। लेकिन एक गोलार्ध में दिन बड़ी की स्थिति एक ही बार आती है। लेकिन अगर 2 गोलार्धों में बांट दें तब तो दिन भी 2 बार बड़ा होता है और रात भी 2 बार बड़ी होती है। चलिए अब आगे देखें। सूर्य का प्रकाश, अब बोलिए अगर वो 3 गुना 10 पर पावर 8 हमको नहीं याद रहता तो गैबे था, यहां खत्म टाइपिंग में। तो सूर्य का प्रकाश 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन कर 8 मिनट लगभग 18 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। तो सूरज जो है का रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड हुआ, यानी लमसम 18.5 सेकंड, इसीलिए 8.5 मिनट। इसीलिए 12 बजे दिन में जब सूर्य हमारे सिर पे होगा तो उस समय सर्वाधिक गर्मी नहीं होगा, क्योंकि उस किरण को आने में भी 8.5 मिनट और लगेगा। तो 12:08 पे वो सबसे तेज वाला किरण हमारे पृथ्वी पे पहुंचा। अभी उसको गर्म करने में भी तो समय लगेगा जमीन को, इसीलिए 12:30 बजे हम सबसे ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं, जबकि सूर्य की किरणें सबसे सीधी 12 बजे होती। अब आइए, पृथ्वी के सबसे करीब वाला जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.3 वर्ष लगते हैं। बोलिए उसी का विस्तार है जो आप 7वां या 8वां में पढ़े थे साइंस में। उसमें यहाँ पूछा था कि प्रोक्सिमा सेंचुरी का जब तारा यहाँ पहुंचा तो आप जिसमें वो उत्सर्जित किया, आपकी उम्र अगर 20 साल है तो उसमें कितनी होगी, उस किताब में पूछा था। तो क्या देख रहे हैं, 4.3 साल। अब आइए, अब सूर्य को डिवाइड करिए। आंतरिक संरचना की दृष्टि से सूर्य को 6 भाग है। आंतरिक भाग ये देखिए, ये जो एकदम उजला दिख रहा है इसको कहते हैं कोर। केंद्र के चारों ओर रेडियो एक्टिव जोन, ये देखिए इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव जोन, ठीक है। उसके बाद
कन्वेक्टिव जोन, ये देखिए ये है कन्वेक्टिव जोन। उसके बाद फोटोस्फीयर, ये देखिए ये वाला जो भाग है, ये पीला वाला, ये कहलाता है फोटोस्फीयर। उस फोटोस्फीयर से बाहर निकलिए, देखिए ये वाला भाग कहलाता है क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर के बाहर वाला जो भाग है उसी को कहते हैं, अब तो बोलने में भी डर लगता है, कोरोना। ठीक है, तो कोरोना कहलाता है। तो क्या देखे कि सूरज के 6 भाग, कोर, रेडियो एक्टिव जोन, कनेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, और सबसे लास्ट में हो गया कोरोना। अब आइए, अब सूर्य का ये जो आंतरिक भाग का केंद्र है उजला वाला, जरा उसको फोकस करिएगा। ये इसका व्यास है 3,80,000 किलोमीटर, और यहां तो पहुंच भी पाएगा आदमी कि उसके पहले प्रलय हो जाएगा कहना मुश्किल, या उसके पहले सन ही जो है रेड जाइंट में नहीं बदल जाए। कितना टेम्परेचर है? 15 गुना 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा कौन सा धातु बनाइएगा जो कि वहां जाए और गले नहीं, है ना? पहले तो उस धातु का निर्माण करना होगा जो 15 गुना 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्दाश्त करे। इसीलिए बेचारा जरायु परेशान हो गया था। लड़ने तो गया रावण से, सीता माता का जब अपहरण करके पुष्पक विमान से निकला, तो जरायु जो गिद्ध है वही सबसे ऊंचा उड़ता है, तो वो उड़ के गया था लड़ने के लिए। तो उसका जो है खाली हाइट थोड़ा सा ज्यादा हो गया था पंख फैलाने में, तो जल गया। तो भाई थोड़े सा में ये हाल हो गया, तो बाकी का क्या होगा जरा सोचिएगा। जर प्लस आयु, देखते हैं, जल गया। अब आइए, सूरज के अंदर जो रोशनी उत्पन्न हो रहा है, यानी एनर्जी, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, ना कि मतलब फ्यूजन की प्रक्रिया है, ना कि फिजन की प्रक्रिया है। ठीक है, इसके कारण हो क्या क्या रहा है, तो एक्स और लघु तरंग फोटॉन्स की धारा के रूप में सूर्य के केंद्र से निकलती है। अब आपको 2-3 प्रश्न यहां पर आ गया। देखिए, सबसे पहले आपको कहेगा निम्न कथनों पर विचार कर। पहला, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होती है। दूसरा, सूर्य में ऊर्जा निर्माण के क्रम में गामा किरणें निकलती हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, लघु एक्स तरंगे, और नहीं तो लघु तरंगे फोटॉन्स के रूप में निकलती हैं। इसमें कहीं नहीं कहता है कि गामा किरणें निकलती। तब कहेगा उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन
सही हैं। तो ABCD लिखने की जरूरत है ही नहीं, दूसरा गलत है और पहला सही है, यानी आंसर होगा ए, केवल एक। देखिए कितना प्रकार का सवाल आपको दिखा है, तो ध्यान देना है। शॉर्ट वेव निकलता है नहीं तो एक्सरे निकलता है, और उसका रूप क्या होता है, तो फोटॉन्स का करंट उस रूप में जो है यहां से धारा निकलती है। अब आइए, इसके चारों ओर की, मतलब क्या चाहिए, किसके चारों ओर की, ये जो हमारा कोर है सूरज का, उसके चारों ओर की मध्यवर्ती परत बहुत सघन है, माने डेंस है, और उसकी मोटाई लगभग 3.82 गुना 10⁵ मीटर है। मतलब ये हुआ कि ये जो आप रेडियो एक्टिव जोन को देख रहे हैं, ये वाला परत, इसका परत का मोटाई, उसका ये व्यास नहीं, ठीक है ना, लेयर की मोटाई 3.82 गुना 10⁵ सूर्य की बाह्य परत का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। ये जो आउटर लेयर है वो सेल से बना है, कोशिकाओं से उसका जो है निर्माण हुआ है, और उन्हीं कोशिकाओं से सौर ऊर्जा बाहर निकलती है। अब कहता है इस परत का मुख्य काम क्या है, तो इसका काम है सौर ऊर्जा का संवहन करना और उसको फोटोस्फीयर में प्रेषित करना। सौर ऊर्जा का संवहन करना और यहां से इसको फोटोस्फीयर में जो है भेजना, संवहित करना। अब कहता है पृथ्वी से सूर्य का जो प्रकाशित भाग दिखाई देता है वही है फोटोस्फीयर, जिसकी मोटाई 2000 से 3000 किलोमीटर होती है। अब देखिए आपको यहां पर एक स्टेटमेंट वाला सवाल कैसे पूछता है, देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, सूर्य का दूसरा सर्वाधिक आंतरिक भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। दूसरा, पृथ्वी से सूर्य का फोटोस्फीयर दृश्यमान भाग है। दिखाई देता है, सीधा सा यही है। अब कहेगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा सही है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जोन जो है वो दूसरा सबसे आंतरिक भाग है। कोर के बाद क्या पढ़े थे, रेडियो एक्टिव जोन, ठीक है, तो फोटोस्फीयर नहीं है। अब आइए, हमारा जो ये फोटोस्फीयर है ये एक चमकदार डिस्क के जैसा लगता है, वही हम देख पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको सोलर डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अब यही प्रश्न आ सकता है कि फोटोस्फीयर का आकार, देखिए क्या कहेगा, फोटोस्फीयर का आकार गोलाकार होता है, हकीकत में क्या है, डिस्क के आकार का। गोल होना और डिस्क जैसा होना, दोनों में अंतर है। अब आइए, यह चक्रिका
ऊर्जा विकसित करती है और हमारे लिए सोलर एनर्जी के स्रोत के रूप में कार्य करती है। अब ये जो डिस्क है इसका तापमान देखिए कि कैसे कैसे बदला है। सन के सेंटर का तापमान तो छोड़ दीजिए, डिस्क का तापमान नहीं सहन कर पाएंगे हम लोग। सेंटर का तापमान है 15 गुना 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, और जब हम डिस्क पर आते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि डिस्क का तापमान जो है चक्रिका का 6000 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर की तुलना में क्रोमोस्फीयर में गैसों का घनत्व तो घटने लगता है और ताप बढ़ने लगता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फोटोस्फीयर की तुलना में, ये देखिए ये बाद वाला क्रोमोस्फीयर मतलब फोटोस्फीयर के बाहर वाला जो भाग है की तुलना में क्रोमोस्फीयर में गैसों का डेंसिटी कम होने लगता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है। देख लीजिए सवाल, फोटोस्फीयर की तुलना में क्रोमोस्फीयर में तापमान अधिक होता है। फोटोस्फीयर की तुलना में क्रोमोस्फीयर में गैसों का घनत्व तो अधिक होता है। नहीं, गलत हो गया, गैसों का घनत्व तो कम होता है। कहता है क्रोमोस्फीयर में 2 प्रकार के धब्बे पाए जाते हैं और उस चमकीले धब्बे को हम लोग कहते हैं प्लेज। जो स्पॉट टाइप का दिखे तो उसको कहते हैं प्लेज। 2 प्रकार का है, ठीक है, एक है चमकीला और एक है काला। धब्बा 2 तरह का है। तो चमकीला दिखे तो उसको कहेंगे प्लेजस, काला दिखेगा तो स्पॉट हो गया, तो सूरज पर एक स्पॉट हो गया, उसको कहते हैं सौर कलंक, कलंक लग गया। ये देखिए यहाँ पे नहीं दिखाने कहा, ये देखिए ये है सन स्पॉट, यहाँ पे काला धब्बा। ये जो देख रहे हैं ये है फ्लेयर। उसी फ्लेयर में अगर कोई धब्बा जैसा व्हाइट लगेगा तो उसको कहेंगे प्लेजस। ठीक है, तो अब देख लीजिए अगला प्रश्न ये आ सकता है कि सन स्पॉट सूर्य पर दिखने वाला चमकीला धब्बा है। तो स्टेटमेंट गलत होगा और क्या होगा। अब प्लेजस सूर्य पर दिखाई देने वाला काला धब्बा है, अब तब कहेगा उपरोक्त में से कौन सा कथन है। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेजस प्लीजेंट, ठीक ना, तो हमेशा रात के अंधेरे में प्लीजेंट महसूस नहीं करते हैं काला, दिन के रोशनी में अच्छा महसूस करते हैं। तो प्लेजस यानी कि उजला धब्बा, काला धब्बा यानी सौर कलंक। क्या कह रहा है, जाहिर बात है कि जहां ब्लैक डॉट हो जाएगा तो क्या कह रहा है कि सौर कलंक अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं, बने उनके तुलना में बाकी तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये हो गया सन स्पॉट। अब कहता है सन स्पॉट से क्या होगा, कहता है ये एकदम हाई मैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित करता है, जो कई बार हमारा जो वायरलेस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। कई बार खाली वायरलेस नहीं, मोबाइलों में जो आप ऐसे करके लगाते हैं और कहते हैं कि अच्छा आवाज नहीं आ रहा है क्या, तो उसका मतलब यही हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सौर कलंक से निकलने वाला चुंबकीय विकिरण है वो जो है बाधित कर दिया हमारे इस सिस्टम को। कहता है सन स्पॉट के बनने, अब बनने के बाद फिर बिगड़ेगा भी। अरे लकड़ी के चूल्हा में छाई लगा तो फिर छाई झाड़ेंगे भी ना, तो इसके बनने और बिगड़ने में 11 साल लगता है, जिसको कि सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। देखिए तो अब जरा भाग्य लक्ष्मी के अनुसार
ई वाला सवाल तो VMC कलर का होना चाहिए। देखिए यही कह रहे हैं, वन लाइनर कह देने से नहीं हो जाएगा क्लर्क। अभी देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल कहेगा कि सन स्पॉट साइकिल का काल होता है। A 9 साल, B 11 साल, C 13 साल, D 15 साल। अब जरा गुजरात में जितना छपा हो क्लास 3 का किताब गुजराती में निकाल लीजिए, अगर उसमें सन स्पॉट साइकिल, अरे आधा में तो सन स्पॉट नहीं दिया है, साइकिल तो बहुत दूर का बात है, पहले पैदल तो चल ले, बाद में साइकिल पर चलेगा। तो अब अगर ये ऐसा आ जाए, ठीक है ना, है देखिए अभी दिखाते हैं, जान करके समझिएगा कि हम मजाक कर रहे हैं परीक्षा के प्रश्न के साथ। हम देखिए अभी कैसे जीपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब जरा बताइए तो ई स्टेटमेंट भारी है कि ऊपर वाला सवाल भारी है? ठीक है ना, हम ऐसा ऐसा पूछना शुरू करें। बुध सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह है, और उसके बाद कहें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। एगो जहां गिदरबा निकला, माने कि गिदरबा मतलब यूट्यूब में बोला जोई लो बीएमसी में क्वेश्चन तो जीपीएससी लेवल ना छे, बाप सब वही हल्ला करना शुरू करेगा। क्यों कि पहली बात है कि आईएएस का पेपर नहीं देखा है। अरे उसका चले बने तो आईएएस का पेपर बना दे, देखो 2 स्टेटमेंट आया है वो भी आएगा कल, इसके बोलने के बाद हम देखे पेपर हो, बस टोटली यही है। आर्टिकल 13 ये, आर्टिकल 14 ये, आर्टिकल 15 बस स्टेटमेंट है। तो अब स्टेटमेंट का लेवल क्या है वो समझना है। उसके बाद तो चलिए सन स्पॉट साइकिल को समझना है 11 साल। फिर बता रहे हैं कि ये भाग्यलक्ष्मी के लिए नहीं बोल रहे हैं, अरे इसको अब क्लर्क के परीक्षा से क्या लेना देना है, वो लेवल का तो इसको नौकरी खुदे मिल गया है। मतलब अपने यहाँ अभी जो टेस्ट वगैरह चल रहा है ना, वो बस यही है कि या तो क्लास 3 में उनका कोई क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। अब एक के अभियान चल रहा है, स्टेटमेंट अनुवाद करो अभियान, जो कोचिंग टेस्ट ले रहा है क्लास 3 वाला, नहीं नया बैच जो लॉन्च हुआ है, अब सब जगह यही होगा कि स्टेटमेंट अनुवाद करो अभियान। अब वो दिल्ली का भारी भारी आईएएस वाला स्टेटमेंट अनुवाद कर देगा, लड़का बेचारा समझ में आएगा नहीं, और जब वहां पेपर आएगा तो दोनों मैचे नहीं करेगा, मामला खत्म। तो चलिए अब देखें, सौर कलंक के चारों ओर, देखिए सौर कलंक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में दिखाई देने वाले बादल को प्लेग्स कहते हैं। ये देखिए ये PLAGE प्लेग्स कहते हैं। ध्यान देना है, ये व्हाइट क्लाउड भी हो सकता है और व्हाइट स्पॉट भी हो सकता है, इसलिए तो दोनों को नाम प्लेस ही बोले थे, या फ्लोकुली भी कहते हैं। अब अगर ये सवाल ही पूछ दे वन लाइनर, मान लीजिए कि सन स्पॉट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में दिखाई देने वाले मेघ कहलाते हैं, ABCD में फ्लोकुली लिख दे, तो सब आग बोलेगा यही कि ना ये जो है ना ये तो क्लास 3 का सवाल है। स्टेटमेंट खाली पूछ बैठे एकदम बढ़िया से कि पहला स्टेटमेंट अकबर का बेटा जहांगीर था, दूसरा स्टेटमेंट मनसबदारी अकबर लेकर, अरे यार आईएएस वाला सवाल पूछा है, तो दिक्कत यही है। अब आइए, प्लेस के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में दिखाई देने वाला मेघ फ्लोकुला कहलाता है। अब आइए, सौर सूर्य के परिमंडल के बाहरी परत विरल और गर्म गैसों की बनी है, जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं और हिंदी में हम लोग किरीट कहते हैं। तो फिर कोरोना जो है वायरस को किरीट वायरस भी नहीं, आप देख लीजिएगा, कोई भरोसा नहीं है। अब कंप्यूटर करता है अनुवाद, कहीं इधर अंग्रेजी में कोरोना वायरस हो इधर लिख दे, अभी और आसान
आसान मैंने कमेंट में बोल रहे हैं किरीट विषाणु, वायरस का हिंदी होता है विषाणु, तो किरीट विषाणु, ठीक है ना, खत्म। अब हिंदी वाला बेचारा खोजते रह जाएगा कि ये क्या है। तो यही जो है यहाँ ध्यान रखना है, ये समस्या है बेचारे हिंदी वाले का। अब आइए, सूर्य के चारों ओर विरल एवं गर्म गैस जो कोरोना का निर्माण करता है वो अत्यंत धुंधला होता है, यानी कोरोना चमकीला नहीं होता है। इस कारण से देखिए क्या कह रहा है, इस कारण से डिस्क के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में यह दिखाई नहीं देता है। आज जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वो जो फोटो खींचने वाला फिल्म से ऐसे देखते हैं, आंख खराब होता है, तो जब उससे देखते हैं तो ये जो दिखाई देता है यही है कोरोना। तो कोरोना सूर्य ग्रहण में ही हमको खुले आंख से दिखाई देगा, कथन एक। क्यों? तो डिस्क के तीव्र प्रकार की प्रकाश की उपस्थिति होना, देख रहे हैं ना, कथन एक कि सूर्य ग्रहण के अलावा कोरोना दृश्यमान नहीं होता है, कथन एक। बी, सूर्य के डिस्क में तीव्र प्रकाश की उपस्थिति हमें दिखाई देती है। तो ये जो है क्या कहता है, तब सूर्य की डिस्क प्रकाश हमारी ओर पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है, इसीलिए हमको कोरोना। अब इसी को मान लीजिए पूछ दे कि सूर्य ग्रहण में निम्न में से सूर्य के कौन से भाग से हमें प्रकाश मिलता है या दिखाई देता है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, रेडियो एक्टिव जोन। तो हमको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण में कोरोना दिखाई दे, इसलिए हम लोग सूर्य ग्रहण की स्थिति में, वो भी जब एकदम पूरा वाला लगेगा, आंशिक वाला नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में ही हम कोरोना को देख पाते हैं। यहाँ ई वाला कोरोना में कभी नहीं ऐसा हुआ। ऐसा होता है ना कि एक दिन तो अपने बाहर नहीं निकलते, आज सूर्य ग्रहण है, नहीं देखना है। अब आइए, कहता है कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतना तीव्र गति से निकलता है कि वह सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसको सोलर फ्लेम कहते हैं। ये वही वाला है कि जैसे ही मान लीजिए कि हम लोग हवन करते हैं, धीरे 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 क्या है, सन स्पॉट के जैसा आग बंद हुआ, जैसे पंडित जी स्वाहा बोल करके ऐसे घी उसमें गिराए, जो ज्वाला निकला, देख रहे हैं ना, फ्लेम, तो उसी को कहते हैं सोलर फ्लेम। देख रहे हैं, तो ये है सोलर फ्लेम्स। इससे एक्स और गामा किरणें निकलती हैं। फ्लेम जब बनेगा तो फिर एक्स किरण और गामा किरण निकलेगा। ये किरण जब पृथ्वी के आइनोस्फीयर से टकराती है तब ल्यूमिनस फेनोमेनन उत्पन्न होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, अरोरा कहते हैं। तो अरोरा के उत्पत्ति का कारण आज पता चला आपको कि सोलर फ्लेम से निकलने वाला एक्स या गामा किरण जब आइनोस्फीयर में आके टकराता है तो आयन में है, तो वही जो है सफेद प्रकाश की तरह दिखता है। और नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया बोले हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस का जो है निर्माण होता है। ये वही तो लिखा है फिर कि यह प्रकाश उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस कहलाती है और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहलाती है। अब आइए, सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन को प्रोमिनेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली हाइड्रोजन जलकर हीलियम में बदलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ही सही, नहीं तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन भी उत्पन्न होता है। उस हाइड्रोजन को प्रोमिनेंस कहते हैं। सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली, देखिए ये पवन नहीं है, प्रोटॉन की धारा है, उस धारा को कहते हैं सोलर विंड, सौर पवन कहते हैं। इसका निर्माण
आयोनाइज्ड गैस यानी कि प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस से हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, सूर्य की परिभ्रमण गति, सूरज भी तो घूम रहा है अपने इस पर, तो परिभ्रमण गति के कारण ये सीधा नहीं चल के स्पाइरल चलता है। ठीक है, सर्पिलाकार जो है इसकी गति होती है। तो इस प्रकार से आपका सन का परिचय अभी हुआ, ठीक ना, कि सूर्य क्या था। चलिए अब फिर देखते हैं अगले क्लास में।